Welcome to PV Medical Classes, and today's topic is Staff Development Program. Before going to start the topic, there are some general and specific objectives. So general objective, at the end of this class, the audience will be able to acquire depth knowledge regarding the Staff Development Program. इस क्लास के बाद आप सभी को Staff Development Program के बारे में पूरा ओवरऑल नॉलेज मिल जाएगा और इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम आज क्लास लेंगे. दैट इज डिफाइन स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ फॉर स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट एंड द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन द स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम. Some others principle involved in staff development program, resources and function of a staff development program, and about the programs of staff development and the benefits. Others are the factors influencing staff development program, types and standards, models, role of administrator, and method of delivering staff development program. So coming to the introduction. The staff is the key of the development and success of organization. Hence, the staff development system should be one of the feature of the organization. In the nursing organization, one of the important duties of the nursing manager is the staff development for providing the quality of nursing care. For any organization to be effective, need 5M: man, money, material, methods, and machines should be needed. ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए स्टाफ का होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर स्टाफ ही एक ऐसे फैक्टर हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट और सक्सेस को बढ़ा सकते हैं. और जब ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ अगर बेटर इम्प्रूवमेंट करता है, बेटर एजुकेशन क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करता है, तो उसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है. एंड अगर हम नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक ड्यूटी भी है नर्सिंग मैनेजर की कि स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि जो इम्प्रूवमेंट हो सके क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर में. और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इफेक्टिव जो रोल और नीड होती है वो होती है 5M, जिसे हम मैन कहते हैं. मैन में जो स्टाफिंग पैटर्न आ जाता है, और मनी की ज़रूरत होती है, और मटेरियल और मेथड, कैसे कैसे प्रोसेस और प्रोग्राम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड मशीन पे डिपेंड करते हैं. ये सारी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वालिटी बेस्ड में होनी चाहिए, तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रन हो सकता है. Next is the meaning of staff development program. Staff development to be forced to the continuing improvement of nursing personnel. It also includes setting a standard for the job, providing on the job growth experiences, considering potential growth opportunities in all assignment, planning, supervising and appraising performance, proficiency, and assuming responsibility for repetitive or corrective training measures. स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि अगर हम नर्सिंग की बात करें तो इसमें हम कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट लाना नर्सिंग पर्सनल में, जो स्टाफ है. अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, अगर हम स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे स्टाफ का इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस मिलता है, न्यू नॉलेज होता है, तो उनका ग्रोथ इम्प्रूव होता है. एंड सो जो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं जॉब में, वो ग्रोथ
या फिर एक्सपीरियंस से, या फिर जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो असाइनमेंट्स होते हैं या प्लानिंग होती है, और कैसे उनको सुपरवाइज किया जाता है, कैसे हर एक एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, क्या क्या प्रॉफिट रहते हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डिवाइड किए जाते हैं, और कौन कौन से जो करेक्टिव मेजर्स होते हैं या ट्रेनिंग्स होते हैं जिससे कि जो स्टाफ है उनके जो भी लैकिंग्स है उनको इम्प्रूव करके क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। Definition: Staff development refers to the process, program, and activities through which every organization develops, enhance, and improve the operational and personal knowledge, skills, competencies, and overall performance of its employees and workers. जनरली स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसी प्रोसेस होती है या हम एक प्रोग्राम कह सकते हैं जहाँ पे कि बहुत जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो डेवलप किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, जिससे कि इम्प्रूव हो जो पर्सन वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका ऑक्यूपेशनल और उनका पर्सनल नॉलेज, और उसमें स्किल्स भी आ सकती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, और उनका जो कॉम्पिटेंसी स्किल है वो भी डेवलप रहता है, और जो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो सकता है जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनसे। Next definition is according to ANA, a process consisting of orientation in service education and continuing education for the people of promoting the development of personnel within any employment setting consistent with the goals and responsibilities of the employment। अगर हम बात करें कि जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें जो ये प्रोसेस होती है वो एक ओरिएंटेड बेस रहती है कि जैसे इसमें इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम कराना है, कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम कराना है उन लोगों के लिए जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में वर्क कर रहे हैं, उन पर्सनल का ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट होता है उससे, और जो उनके गोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट की, जो एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयज़ की, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट होते रहती हैं। जनरली एनए के अकॉर्डिंग है कि जो इन सर्विस एजुकेशन हम भी कह सकते हैं, स्टाफ नर्सिंग जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको, और कंटिन्यू एजुकेशन भी कह सकते हैं क्योंकि वो थ्रू आउट जब भी वर्क कर रहा है कोई पर्सन तो भी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम, और सम एजुकेशनल प्रोग्राम्स किए जाते हैं जिनसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं। According to Nisha Clement, staff development programs are designed to motivate learners in the way of train and educate to improve their knowledge, skills and attitude. Staff development program generally motivate किया जाता है यहाँ पे कि जो learners है means जो employee है उनको train करना है, उनको educate करना है, और जिससे कि उनका knowledge और उनकी skills और जो attitude है वो improve हो सके। A process that assists individual in an agency or organization in attaining new skills and knowledge, gaining increasing level of competence and growing professionally। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी ये रोल है कि जो इतने भी एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दे मस्ट बी नॉलेजेबल, दे मस्ट बी स्किलफुल। इसलिए कभी कभी जो भी कंपनीज होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या जो न्यू स्किल्स हैं वो प्रोसेस या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाती रहती है जिससे कि कॉम्पिटेंसी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ में, और उनका जो प्रोफेशनल ग्रोथ होता है वो भी कंटिन्यू रहता है। According to iClement, staff development programs are designed to motivate learners, train and educate them in order to improve their knowledge, skills and attitude। जनरली जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो डिज़ाइन ही इसीलिए किया जाता है जिससे कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सके, उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया जा सके जिससे कि उनका नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड इम्प्रूव होगा।
तो ये कंटिन्यू बेसिस पे अगर एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं तो उसी कंटिन्यूटी पे जॉब के टाइम पे ही हम क्या देते हैं, ट्रेनिंग या एजुकेशन अवेयरनेस दे रहे हैं, जिससे कि जो स्किल है और नॉलेज है वो और भी इम्प्रूव हो एम्प्लॉयज़ में. Need for staff development program. Now what is the need for staff development program की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? So first one is the social change and scientific advancement. क्योंकि हर एक जो हमारी जनरेशन है या फिर हर एक जो हमारी सोसाइटी है वो चेंज होती रह रही है, क्योंकि एडवांसमेंट आ रहा है. कहीं ना कहीं जो चीज़ आज से 2 साल पहले थी अभी एडवांसमेंट आ गया है, तो वक्त के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी है. तो इसमें अगर सोशल चेंज है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉय हैं, वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी उस टाइम में अपडेट होना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, ट्रेनिंग, एनीथिंग. Next is advancement in the field of science like medicine, medical science and technology. क्योंकि साइंस में जो मेडिसिन, मेडिकल साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसमें एडवांसमेंट आते रहता है. तो द एम्प्लॉय मस्ट बी स्किलफुल. Then to provide the opportunity for nurses to continually acquire and implement the knowledge, skills, attitude, ideals and valued essential for maintaining high quality of nursing care. अभी हम नर्सिंग में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, बिकॉज वी हैव टू डील विद द पेशेंट डायरेक्टली. तो इसलिए हमें जो भी डॉक्टर्स ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी टास्क करना पड़ता है कंप्लीट, उसके लिए हम नॉलेजेबल होने चाहिए एंड एट द सेम टाइम हमें वो स्किल्स भी आनी चाहिए, सो दैट वी कैन डू एनी प्रोसीजर और परफॉर्म एनी प्रोसीजर. सो ये अपॉर्चुनिटी है कंटिन्यू डेवलप्ड होने की, जिससे कि कोई भी एम्प्लॉय है वो अपना काम अच्छे से कर सके, क्वालिटी बेस्ड कर सके. नेक्स्ट आर दी बीइंग नेसेसरी टू फिल द गैप इन द पास्ट परफॉर्मेंस. समटाइम ऐसे होता है कि एम्प्लॉय हैं, समटाइम हम एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं कि न्यू एम्प्लॉय है वो उसमें कुछ हो सकता है, लैकिंग हो सकती हैं, तो वो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस को सीखता है और समटाइम ट्रेनिंग उसको हेल्प करती है स्किल्स डेवलप होने में. तो ये सारी चीज़ें जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में आती हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंस है उसमें गैप फिल करता है. So to change or correct a long held attitude to employ, sometime there must be changes in the attitude of the employee, or there must be to increase the productivity and quality of work. और ये जेन्यून है कि अगर हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ वर्क तो इम्प्रूव होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. So to motivate employees and to promote employee loyalty, इससे जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम रहते हैं उससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते रहते हैं और उनको एक एम्प्लॉय लॉयल्टी मिलती है कि उनका भी ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है कहीं ना कहीं. फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम कराती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है स्टाफ की वो इम्प्रूव हो रही है. अगर क्वालिटी स्टाफ की इम्प्रूव होगी तो वर्क परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा. गोल्स to see measurable improvement in staff performance and overall productivity in the medium to long term period. तो इससे स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम इवेलुएट कर सकते हैं व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी एंड व्हाट इज द स्टाफ परफॉर्मेंस, आइदर द स्टाफ परफॉर्मेंस इज इम्प्रूविंग और नॉट इम्प्रूविंग. सो वी कैन मेजर दैट कि हाँ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था और इसके बाद ये रिजल्ट आया है, इन एम्प्लॉय में ये चेंज आया है, या फिर जो ट्रेनिंग है वो मिली है एम्प्लॉयज़ को तो उसमें कुछ ना कुछ उनमें दिखेगा कि हाँ उनका एटीट्यूड चेंज दिखेगा, बिकॉज दे नो और दे मे बी लुक्स कॉन्फिडेंस क्योंकि उनको स्किल्स आती होंगी. देन असिस्ट ईच एम्प्लॉय नर्स टू एक्वायर personal and professional abilities that maximize the possibility of career advancements.
सो असिस्ट करना है एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि नर्सेज हैं तो एग्जाम्पल के लिए, तो वो एक एक्वायर करेंगे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को कि कितना एफर्ट वो लगा सकती हैं अपने कैरियर एडवांसमेंट में, और अपने जो उनका एक प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो चेंज हो सकता है। कैसे? अगर वो प्रॉपर नॉलेजेबल हैं तो। सो ये ऐसा नहीं कि ओवरऑल एम्प्लॉय के लिए, ये हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो कि स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्व है उसकी पर्सनैलिटी को और जो प्रोफेशनल क्वालिटी है, एबिलिटी है उस पर्सन की, उसको भी मैक्सिमाइज करता है, जिससे कि उसको कैरियर में एडवांसमेंट में भी मिलता है। So objectives. Objective of a staff development program is to ensure safe and effective patient care by nurses. तो सेफ एंड इफेक्टिव केयर पेशेंट को कब मिलेगी? जब वो स्टाफ कॉम्पिटेंट होगा। सपोज अगर डॉक्टर ने एडमिनिस्टर करने को कहा है कि IM, तो वो पर्सन होना चाहिए जिसको IM एडमिनिस्टर करना आए। तो ऐसे नहीं कि अभी कुछ करना ही नहीं आ रहा है और फिर, बिकॉज ऐसे समटाइम ऐसे हो सकता है कि कुछ न्यू एडवांसमेंट आ जाते हैं, तो एडवांसमेंट आया है और हो सकता है कि उसके बारे में आपको इतना पता नहीं हो स्टाफ को, तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होता भी है ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि जैसे कोई न्यू मशीनरी आ जाती है तो जो स्टाफ को कैसे हैंडल करना है वो सब बताया जाता है, तो वो बहुत इफेक्टिव है कि पेशेंट केयर में हेल्प मिले। And next is to ensure satisfactory job performance by the personnel. अगर वो पर्सन है जिसको ग्रोथ, डेवलपमेंट और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो उसको एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और उसकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहती है, इम्प्रूव हो जाती है बाय द ट्रेनिंग्स। एंड टू ओरिएंट द पर्सनल टू care objective job duties, personal policies and agency regulation। और जनरली से है जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनसे पर्सन ओरिएंट रहता है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और जो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जॉब ड्यूटीज़ क्या है, कैसे पॉलिसीज़ हैं, क्या एजेंसी के रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं। नेक्स्ट इज टू हेल्प एम्प्लॉय कोप विथ न्यू प्रैक्टिस रोल। एंड समटाइम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को अगर कोई न्यू रोल दिया जाता है तो उससे भी वो कोप अप कर सकता है बिकॉज ऑफ नॉलेज। To help nurse to close the gap between presentability and the scientific bias for nursing practice that is broadening through research। So ये हेल्प करता है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एबिलिटीज़ हैं या साइंटिफिक बेसिस हैं उनको नर्सिंग प्रैक्टिस में, और जनरली जैसे रिसर्च होती है तो वो अगर स्किल्स को इम्प्रूव कर रही है, नॉलेज को इम्प्रूव कर रही है, तो डेफिनेटली इट विल बी फिल द गैप। देन टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज वेल स्टफर्ड with proficient and capable nurse administrator and nurse clinician employee productivity, and generally the organizational goal is very important as they will be capable of nursing administration, that the nurse clinicians and productivity will be improved. Next is to ensure obtaining maximum potential for all nursing members of managing team and optimal utilization of managerial resources. So there may be managing team, so that can be ensure the maximum potential in any nursing personnel, and it will be utilize it as a managerial resources. Next is to ensure the elements of modernization. Sometime it will be ensure modernization because if the training is like that, some new innovations are going to be implemented, then it will be beneficial.
to formalize the role of nurses, especially in those organizations where their role and responsibilities are not defined, that emphasizes the importance of accountability and the consistency of expectation. सो जनरली जो रोल होते हैं नर्सेज का वो ऑर्गेनाइजेशन में उनका होते हैं, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है कि जो उन्होंने अगर कोई वर्क किया दैट सी विल बी और सी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और जो कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इसमें एक जो रोल ऑफ नर्स है उनको एक फॉर्मल स्टैंडर्ड भी मिलते हैं, सो दैट इफ दे गॉट ट्रेनिंग एंड टू एड्रेस द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ नर्सेज, there should be training opportunity available to each staff, and the training needs of the nurses must be given to every staff which is available at the time of training, so that they got the opportunity and to develop the congenital organization climate that adds to the quality nursing care and patient outcome profitability. So if the staff development program is organized in any organization, that will definitely change the climate of that particular organization and improve the quality of nursing care, and also they will benefit the patient outcome. Next is to identify management potential. By the staff development program, sometime it may be organized in a well manner and sometime in a small group of trainees, and sometime it is applicable for the all employees. So generally it will depend or identify the management potential. And to achieve the nursing organizational objectives, since opportunity are being made available to the one and each nursing staff to grow, develop and act independently. So nursing organizational objective have the opportunity that every and each nursing staff must grow and develop and also act independently. Next is the process of staff development program. तो स्टाफ डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कैसे कैसे स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो उसके स्टेप है, सबसे पहले तो डेवलप अ पॉलिसी फॉर स्टाफ डेवलपमेंट के लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी के अंदर ये भी आ सकता है कि क्या क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या क्या प्रोग्राम सेटअप किया जाएगा, या फिर कितने टाइम ड्यूरेशन में, ये ओवरऑल पॉलिसी में आएगा स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के। देन एक बार पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गई, उसके बाद जो फॉर्मुलेट करेंगे वो है गोल और ऑब्जेक्टिव, कि अगर स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका गोल क्या होगा और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। देन उसके बाद गोल्स सेट हो गए, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, फिर प्लान करना है कैसे स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। देन प्लान हो गया तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, एंड आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन देयर शुड बी इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम एंड टेक रिमेडियल एक्शंस। Process of staff development program. Develop a guiding policy for staff development. The policy set the guidelines for administrative discretion necessary for implementation. It emphasizes the need for development programs that relate directly to the strategic plan of the health organization and its goal and objective. So in that process which we have seen, so in that development a policy for staff development, so that policy must be a set of guideline how the administration is going to implement, how the necessary needs of the development of the program. And next is formulate the goal and objective of the
development, as I already said, that there must be some goal specific, that should be a specific goal, and the objective must be specific, measurable, attainable, and realistic, and within a time bound. Then plan a staff development program, in that there must be collaborative participation of everyone in the organization, and there must be encouragement or plan of the activity. And in generally in the plan, they decide what, when, and how, where, and why the program is held, and plan of methodology, how they will be conduct the program. So that is include in the process plan of the staff program. Next is implement program. Implement the program's activity schedule as per the plan. Staff development activities include both formal and informal activities. So generally, once the staff development plan program activity is scheduled, so there must be implementation. It may be both formal or either informal activities. Next is to evaluate the staff development process and take appropriate action. So in that stage, there must be judgment in the extent to which stated goals and objective for the staff development program are being made, plan the change to be made if required. So there must be evaluation or judgment in that particular process, and if there is any change required, they should be corrected. Next is the principle involved in staff development. So there are some principles that are involved in staff development program. So first one is need based planning. So there must be need of that particular staff development program which the goal is set. जो गोल बनाया है उसका नीड होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जा रहा है. नेक्स्ट कंटिन्यूस लर्निंग. स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने आप में ही स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम कह रहे हैं हम, तो जो स्टाफ वर्क कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका कंटिन्यू डेवलपमेंट होना, कंटिन्यू उनको सीखना है. नेक्स्ट इज लीडरशिप सपोर्ट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप का सपोर्ट मिलना, बिकॉज लीडर्स ही मोटिवेट करते हैं स्टाफ को सो दैट दे कैन डू प्रॉपर एक्टिविटीज, or sometime in decision making the leadership can be help, and discipline, maintaining discipline and learning. So next is the flexibility. So this is the another principle of staff development program. So there must be flexibility of the staff development program, so that if the goal is not achieved, they can make some they can fulfill the lackings and then they can meet it. So generally flexible in other sense also, that if any change in organization, then there must be plan or formulation of that particular change that occur in organization. So इसके लिए जो flexible होना चाहिए, जो क्योंकि जितने भी organizations होते हैं उसमें need हो सकता है कि चेंज होते रहे, तो इसमें एक मिक्स फॉर्मेट बना लेते हैं कि जैसे कि पर्सन का अगर समटाइम जैसे कोविड था उस टाइम पे क्या था, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग है, चेंज हो सकता है, हमारी सोसाइटी में कोई भी चेंज आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर रहना है. तो ये भी स्टाफ डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है कि एक रिजिडिटी नहीं मेंटेन करनी है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें वर्कशॉप आ सकता है. और नेक्स्ट इज रिलीवेंस. So this is another principle of staff development program. Relevance is the training that is given by an organization that must be relevant to their role or either responsibility or adaptation within the organization. So that must be
real to the world, and they have to go through that skill, and they will advance their knowledge and they will improve the problem solving. पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो उनको पार्टिसिपेट करना है, और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि स्टाफ पार्टिसिपेट कर सके और उनका जो ग्रोथ है वो भी डेवलप हो सके। और एज अ टीम जो स्टाफ में आएगा और एज अ जो एक इनपुट आएगा उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसको इवेलुएट कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। सो जनरली ये पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, मीन्स कोलैबोरेटिव वे में होना चाहिए स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रहना है, इसके लिए स्किलफुल एक्टिविटीज़ करानी पड़ सकती हैं। और जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में होते हैं रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो उस इन्वायरमेंट में मोटिवेटेड रहते हैं कि वो काम कर सके। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। Once any staff development program is organized, that must be evaluated. If there is any lacking, they must be fulfilled. Next are the resources. Public libraries, audiovisual program, in addition to many books and computers, research activities and speakers, to community group, school and university, association, health and inter-service agency, other nursing homes, one's own staff. सो जो रिसोर्सेज रहते हैं वो लाइब्रेरी से आ सकते हैं क्योंकि नॉलेज गेन करना है और डेवलप करना है अपने स्किल्स को। सो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स हो सकते हैं और मैनी, जैसे आजकल कंप्यूटर्स आ गए हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ करते हैं प्रोफेशनल्स, एंड जो स्पीकर्स होते हैं कम्युनिटी ग्रुप में वो भी मोटिवेशन का काम करते हैं और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एंड जैसे स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिसमें कि अप टू डेट रह सकते हैं। एंड समटाइम देयर आर इंटर सर्विस एजेंसीज और नर्सिंग होम्स, और समटाइम staff have to influence by own that she or he should be in a learning environment, and they have to be improve the things in a quality way. Functions of staff development personnel. सो कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं जहाँ पे कि स्टाफ डेवलपमेंट पर्सनल्स के होते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखना कि जो एक स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज एक फॉर्मल वे में करना है। तो to determination and establishment of organizational method, policies and procedures for a staff development program. अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव वे में, फॉर्मल वे में कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, दे शुड बी अ सर्टेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। और ऐसे ही स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी इस्टेब्लिश करने से पहले पॉलिसीज होनी चाहिए, मेथड्स होने चाहिए एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। Determination and establishment of line of communication for utilization of facilities and resources personnel for the staff development program. There must be a line of communication as every person should be stay connected with the other personnel in the FDP, staff development program. And next is determination of organizational and individual staff development need and priority. So there must be needs of that particular organization in a priority basis, and
Development of measurable short long term objective for staff development program, promotion development, implementation and evaluation of programs to meet these objectives. So जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिससे कि प्रमोट हो सके या डेवलपमेंट हो सके और उसको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके और फिर बाद में इवेल्युएट भी कर सके जो प्रोग्राम है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स बने हैं. Planning and coordination and utilization of community resources to assist meeting these objectives. सो इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूटिलाइज कर सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज को जिससे कि गोल मीट हो जाए और ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाए स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम के. एंड प्रोविजन ऑफ कंसल्टेशन सर्विसेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिव टू स्टाफ development. Sometime there must be consultative services so that the resource for information relative to be staff development should be improved.
Next is the benefit of staff development program for employees. It leads to improve professional practice. As for employees, it must be improve their professional practices and aid in updating knowledge and skills at all levels of organization. It should improve and update knowledge and skills of organization also and the employees also, and keep the nurses abreast of the latest trend and development in the techniques, because क्योंकि हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, ट्रेंड्स डेवलपमेंट आते रहते हैं और जो टेक्निक्स हैं वो चेंज एडवांसमेंट होते रहती है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो स्टाफ है उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट इज इक्विप द नर्सेज with knowledge of current research and development, and there must be equipment of the nurses with their knowledge and research development, and helps the nurses to learn new and to maintain old competencies. So the nurses must know things and the old competency so that they can improve their quality. Next, for the organization or employer. So for organization, keep nursing staff enthusiastic in their learning, and it will develop interest and job satisfaction among the staffs, and also a sense of responsibility for being competent and knowledgeable, creates an appropriate environment and sound decision as well as using effective problem solving techniques. So जो employer है, जो organization है, उसमें एक तो ये benefit मिलेगा कि जो उनका staff है वो as a enthusiastic काम करेगा, जो वो सीखेंगे नई नई चीज़ें, और इससे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी उनके अंदर रहेगा. एंड देन डेवलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बीइंग कॉम्पिटेंट और नॉलेजेबल, और उनमें एक कंपटीशन की भावना जाएगी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नॉलेज उनकी इम्प्रूव होगी, एंड एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट देके डिसीजंस ले सकते हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसको मेंटेन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. सो एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी, नर्सिंग एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. सो जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम को, तो जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव की फिलॉसफी है, स्टैंडर्ड हैं, पॉलिसीज़ है, और जो प्रैक्टिसेस हैं एक किसी हेल्थ केयर एजेंसी में, वो इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं. एंड ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज विद इन द हेल्थ केयर एजेंसी एंड कम्युनिटी. और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मैन एंड मटेरियल है वो एक हेल्थ एजेंसी में बहुत ही ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करें. एंड देन जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं और इन्वायरमेंट है फिजिकल, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो स्पेशली हेल्थ केयर एजेंसीज हैं और कम्युनिटी में, तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम को. नेक्स्ट, प्रोग्राम फॉर स्टाफ डेवलपमेंट. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि स्टाफ का डेवलपमेंट हो सकता है. तो जैसे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब स्टाफ एक फेज़ में होता है, न्यूली फेज़ में होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अटैचमेंट में, तो उसके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखा जाता है. और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, समटाइम स्किल डेवलपमेंट करना है पर्टिकुलर, तो वो भी स्टाफ के लिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है. लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट आता है इसमें, एंड कंटिन्यू एजुकेशन आएगा. तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट में आएगा कि जो मोटिवेशन लीडरशिप के थ्रू स्टाफ को मिलना चाहिए कंटिन्यूटी पे, और सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिसमें कि नॉलेज प्रोवाइड होनी चाहिए. और कंटिन्यू एजुकेशंस में आ सकते हैं, और जैसे वर्कशॉप है, नॉलेज है, और स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, एक्टिविटीज़ आ सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ. एंड नेक्स्ट इज अदर एक्टिविटीज़ ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट. मेक राउंड विद द फिजिशियन. सो ये
स्टाफ डेवलपमेंट के जो कुछ अदर एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे कि जो फिजिशियंस हैं, अगर नर्सेज हैं तो उनको राउंड लेना चाहिए फिजिशियन के साथ में, और अटेंड मेडिकल राउंड इन टीचिंग सेंटर्स, और जब भी मेडिकल राउंड होता है तो उन्हें भी इन्वॉल्व रहना चाहिए, so that they can know about the patient more effectively, and visit another hospital to observe the method of patient care. कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स आते हैं जहाँ पे कि प्रॉपर एक जो पैटर्न रहता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रहते हैं, तो वो या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे कि जो वो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका जो पेशेंट केयर का आउटकम है वो बहुत अच्छा है कि उन वो क्वालिटी प्रोवाइड केयर कर रहे हैं, तो फिर तब भी हम विजिट कर सकते हैं, सो दैट कि क्या उनकी इफेक्टिव मेथड्स हैं उनको देखने के लिए। एंड अटेंड प्रोफेशनल मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस एंड प्रेजेंट पेपर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोफेशनल मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस को रेगुलरली अटेंड करना है, और पेपर प्रेजेंटेशन करते रहते हैं, जिससे कि हम जो नर्सिंग पर्सनल है उनका जो एजुकेशनल क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, डेवलपमेंट होगा एजुकेशनल। And read article of special interest and report them to staff, and they must be read articles so that they can have special interest, and also they can report them to the staff also. Next is the type of staff development. So induction training and job orientation, in service education, continue education, or training for the special function. So these all are the type of staff that is included. So first one we will deal with the induction program. It is a brief standardized indoctrination of an agency's philosophy, purpose, policies and regulations given to each worker during her first 2-3 days of employment in order to ensure his or her identification with agency, philosophy, goals and norms. Induction training program जो staff को जो कि न्यू स्टाफ ज्वाइनिंग स्टाफ है उसको दिया जाता है 2 या 3 दिन के लिए, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी कि उनमें जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कितने डेज का है और आइदर वीक्स का है। तो इसमें जितने भी एजेंसी की पॉलिसी हैं, पर्पस हैं, कैसे रेगुलेशन रहता है, गोल्स क्या है, नॉर्म्स कैसे फॉलो करते हैं, तो इसमें एम्प्लॉय को पूरा इसके लिए नॉलेज दिया जाता है। एंड नेक्स्ट इज नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग। अब इसका नीड क्यों है? सो दैट टू इंक्रीज रिटेंशन ऑफ न्यूली हायर एम्प्लॉय एंड टू इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मॉरल्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे एक तो जो न्यूली हायर एम्प्लॉयज हैं उसका एक रिटेंशन बढ़ेगा, और जो उसके मॉरल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, इम्प्रूव होंगे, तो उसे भी लगेगा कि हमें भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो, और जिससे कि स्टाफ इम्प्रूव होगा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब इसी में स्टेप आते हैं इंडक्शन प्रोग्राम के। टूर ऑफ फैकल्टीज, इंट्रोडक्शन ऑफ अदर एम्प्लॉयज, सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, डिपार्टमेंट विजिट। इसमें जो इंडक्शन प्रोग्राम आता है तो फर्स्ट तो जो भी एम्प्लॉय हैं उनसे मिलवाना चाहिए और कम्युनिकेट कराना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉय हैं, सीनियर हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है उसको डिस्क्राइब करना चाहिए टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, और उसके बाद डिपार्टमेंटल विजिट रहना चाहिए। एंड इसके बाद आता है ओरिएंटेशन टू फिलॉसफी एंड गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, and then administration and policies and procedure whatever of that particular organization that should be explained in the induction program. Some benefits of induction program: familiarize new employees with the business and their people. So इसे एक
जान पहचान बनती है एम्प्लॉय की कि उसको उस बिजनेस में काम करना है और किस लोगों के साथ जो कलीग है उसके साथ जैसे काम करना है, और एक अच्छा प्रॉपर चैनल बन सकता है कम्युनिकेशन के लिए। एंड इनेबल अ न्यू रिक्रूट टू बिकम प्रोडक्टिव एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर इंडक्शन प्रोग्राम में ही गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बता दिए जाएं तो उससे जो एम्प्लॉय है वो क्विकली अडेप्ट कर लेगा और जो एक प्रोडक्टिव वर्क है वो स्टार्टिंग से ही वर्क वो काम करने लग जाएगा। एंड इट कैन बी ब्रीफ एंड इंफॉर्मेटिव अलाउिंग बिजनेसेस टू सेव टाइम मनी एंड प्लानिंग एंड कंडक्टिंग द ट्रेनिंग वाइल सप्लाइंग की इंफॉर्मेशन टू न्यू इंटेंट्स। सो एक ये ब्रीफ इंफॉर्मेटिव हो सकता है जिससे कि टाइम और मनी भी सेव हो, सो दैट अगर कोई और ट्रेनिंग करे तो इतना उसमें मनी लग सकता है, टाइम लग सकता है, तो इंडक्शन प्रोग्राम में ही वो पूरे गोल पॉलिसीज के ऑर्गेनाइजेशन की बता देते हैं। एंड टू प्रोवाइड इंडिविजुअल विद अ प्रोफेशनल impressions of the company allowing new entrants to work towards the aim of the company and exceed them। सो इसलिए जो ये प्रोफेशनल इम्प्रेशन है वो कंपनी अलाउ करती है कि जो न्यू रिक्रूट हुए हैं उन पर्सन को भी कंपनी का एम पता होना चाहिए और वो भी आगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ओर चलें। जॉब ओरिएंटेशन, इट इज एन individualized training program intended to acquaint a newly hired employee with job responsibility, workplace, client, and co-workers. The process of creating awareness with an individual of his or her role, responsibility, and relationship in the new work situation. So job orientation हर एक इंडिविजुअल को ट्रेनिंग के प्रोग्राम के द्वारा ही बताया जाता है जहाँ पे कि वो एम्प्लॉय हायर हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में और उसी टाइम पे उसको जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी जाती हैं और उसका जो वर्क प्लेस है वो उसको पता हो जाता है और कौन से क्लाइंट हैं, कोवर्कर कौन कौन है। तो ये एक जॉब ओरिएंटेशन ही रहता है। यहाँ पे जो पर्सन होगा उसको एक अवेयरनेस होगी कि उसके साथ जो कलीग्स हैं कौन है और क्या उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसे उसको न्यू वर्किंग सिचुएशन को हैंडल करना है। सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट, a new employee to his or her job setting so that he or she is aware of his or her job responsibility and expectation। इससे जो न्यू एम्प्लॉय होता है उसको अपनी जॉब सेटिंग्स पता रहती हैं, उसको वो अवेयर रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और प्रेजेंट एम्प्लॉय टू द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज और हर एक्सपेक्टेंट एक्सपेंडेड इन रिच रोल। सो इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें आप पता रहता है, उनके जो एक्सपेंडेड रोल है या इनरिच्ड रोल है दे आर अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर रोल्स। द ओल्ड एम्प्लॉय टू द पॉलिसी चेंज, और जो एम्प्लॉय हैं जो ओल्ड हैं उन्हें ये भी पता है कि अगर पॉलिसी चेंज है तो क्या ये पॉलिसी चेंज हुई है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट हैं जहाँ पे कि न्यू एम्प्लॉय कैसे ओरिएंटेड रहता है, प्रेजेंट एम्प्लॉय कैसे और ओल्ड एम्प्लॉय कैसे ओरिएंटेड रहता है टुवर्ड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। Next is the type of orientation, general orientation and specific orientation. So it is very important to be a general orientation about the all environment, work duties like that. So specific orientation, it is according to the department wise or objectives or that employee qualification, so that or roles responsibilities according to that. So the importance of orientation program: provide essential, relevant and necessary information, help employee to gain confidence। so अगर जो एम्प्लॉय है उसको रिलीवेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो उसको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इम्पोर्टेंटली गेन हो जाता है और लेसन द टाइम फॉर द एम्प्लॉय टू लर्न अबाउट न्यू सिचुएशन रिलेटेड टू हिज और हर जॉब सेटिंग। अगर जॉब ओरिएंटेशन उसको रहेगा प्रोग्राम का तो इससे जो एम्प्लॉय है उसको बहुत ही कम टाइम लगेगा कि उसको कैसे न्यू सेटिंग पे
सरवाइव करना है और उसको डील कैसे करना है। नेक्स्ट इज हेल्प द न्यू एम्प्लॉय टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय रहता है किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसको एक बहुत सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो फील कराना बहुत इंपॉर्टेंट है बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अगर रहता है एम्प्लॉय का तो वो डेवलप्ड करता है जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट इज द लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, और ये तो रहता ही है, हम ह्यूमन बीइंग है तो कुछ गलती होती है जिनसे हम सीखते हैं और ट्रायल और एरर चलता रहता है। और नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन बाय ओल्ड एम्प्लॉय एंड पीयर्स एंड रिड्यूस मिस इंटरप्रिटेशन। इससे क्या होता है कि अगर जो ओरिएंटेशन मेथड अगर प्रॉपर तरीके से हुआ है तो इसमें जो अगर कभी ऐसे जनरली कोई न्यू रिक्रूट हो जाता है और वो किसी एम्प्लॉय से कुछ भी पूछता है या फिर वो सम टाइम हो सकता है वो उसको इनकरेक्ट बता दें या कुछ अलग बताएं जो उसको अंडरस्टैंड ना हो, इसलिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही इटसेल्फ उसको कोई भी डाउट है और आइदर जो कंपनी के पॉलिसी हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, सब वो बता देते हैं एंड इससे मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होता और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंफ्यूज्ड नहीं रहते हैं। And apprehension help new employee in solving essential problems and adjust the new situation and environment. So ये organization में एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज़ को फ्रॉम द न्यू रिक्रूटमेंट टाइम से ही देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उनको एडजस्ट करना है, ये सब चीज़ें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है क्योंकि वहाँ वो देख रहे हैं कि what their employee need, so they are help them to solving initial problem and also they are helping to cope up with the new situation or environment, then acquaint her with the personal services readily within the इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी। सो समटाइम हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ ऐसे सर्विसेज दिए जाएं जो कि उस पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो उस इंस्टीट्यूशन या कम्युनिटी के रिगार्डिंग। देन कंटेंट ऑफ एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जनरली उसका कंटेंट क्या होता है, सो द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। सो इससे सबसे फर्स्ट तो अगर न्यू रिक्रूटमेंट है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन बताती हैं और उसमें जो इन्वायरमेंट है कैसे है वो बताएंगे। देन और बताते हैं कि पॉलिसीज़ और रूल एंड रेगुलेशन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के, पर्सनल सर्विसेज क्या क्या हैं, फंक्शंस टू बी अंडरटेकन, और जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या फंक्शन या ऑब्जेक्टिव्स उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो सब इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आता है। नेक्स्ट इज इन सर्विस एजुकेशन। इन सर्विस एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज इट इज़ अ प्लान्ड learning experience provided by employing agency for employees. In service education during the time of the person जो सर्विस में है उस टाइम पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एम्प्लॉय को देना। In service education is a planned educational experience provided in the job setting and closely identified with services in order to help person perform more effectively as a person as a worker. तो अगर जो जॉब में है सर्विस एजुकेशन दिया जाता है तो जो पर्सन होते हैं वो मोर इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकते हैं और जो भी उनकी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं और उनको जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस होगा तो वो उनके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेनिफिट होगा, इफ़ेक्टिव होगा। Next is concept of in service education. So closely identified with services, जो भी services हैं उससे closely identified हो सकते हैं और उन्हें पता हो सकती है, they are aware and then help a person to improve performance effectively. अगर कोई भी पर्सन है जो सर्विस कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो वहाँ का एम्प्लॉय है, अगर उसकी परफॉर्मेंस समहाउ
इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प करते हैं उस पर्सन को कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को. देन प्लान्ड एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड सम एजुकेशनल एक्टिविटीज शुड बी प्लान रेगुलरली बेसिस एंड प्रोवाइडेड इन अ जॉब सेटिंग. एंड नेक्स्ट इज द नीड ऑफ इन सर्विस एजुकेशन. Social change and scientific advancement and changes advancement in the field of services. कभी कभी सोशल चेंज आते हैं जिससे कि इन सर्विस एजुकेशन की नीड पड़ती है, और कुछ जो एडवांसमेंट आते हैं हमारी सोसाइटी पे और या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उसके लिए इन सर्विस एजुकेशन देना इम्पॉर्टेंट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट इज इंक्रीज द डिमांड ऑफ नर्सिंग सर्विसेज. अभी नर्सिंग में ये आ गया कि बहुत सारे जो नर्सिंग सर्विसेज उसमें एक डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो सबको क्वालिटी बेस्ड केयर चाहिए, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इन सर्विस एजुकेशन कंटिन्यू रहना चाहिए. एंड कस्टमर डिमांड क्वालिटी केयर एंड द रैपिड चेंज इन मेडिकल एंड नर्सिंग प्रैक्टिस टू क्रिएट अ नीड ऑफ इन सर्विस एजुकेशन. अभी बहुत सारे चेंज आए हैं और डेवलपमेंट होते हैं, एडवांसमेंट आता है टेक्नोलॉजी में, तो इस टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन सर्विस एजुकेशन देना मेडिकल और नर्सिंग फील्ड में. As a healthcare delivery system become more complex, the need for continuous skill training also increase. As जो healthcare delivery system है वो अभी more complex हो गया है, तो इसलिए important है कि continue skill training देना employees को. And the aim of in-service education is to improve the client through upgrading the services rendered with specific principle. So जो aim होता है इन सर्विस एजुकेशन का कि अपग्रेड करना जो भी सर्विसेज दिए हैं और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं उससे इम्प्रूवमेंट आना किसी भी क्लाइंट के लिए. And then face challenging in the society to their needs. Sometimes सोसाइटी में चेंज आ जाता है, तो इसलिए इन सर्विस एजुकेशन को अप्लाई करना ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू द नीड ऑफ सोसाइटी ये हो सकता है. Acquisition of new knowledge. There must be an attainment of new knowledge in service education. जो need है उस पे टॉपिक लेके एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. अगर हम किसी को एजुकेट करते हैं तो डेफिनेटली उनका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी इंक्रीज होगा. एंड टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिस. और जब हम नॉलेज और प्रैक्टिस की बात करते हैं तो नॉलेजेबल भी होना चाहिए, थ्योरी बेस्ड एंड प्रैक्टिकल भी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी स्किलफुल होना चाहिए, तो इसलिए इन सर्विस एजुकेशन दिया जाता है. टू डेवलप राइट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाइंट केयर. इससे जो क्लाइंट केयर है उसके राइट कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं. मीन्स इफ एनीवन इज एजुकेटेड ही विल नो अबाउट हाउ टू केयर द पेशेंट and to maintain high standard of nursing. High standard तभी maintain होगा if the quality caregivers are there to provide quality standard care and to observe and bring change in staff members, chances for promotion. and कुछ जो changes आते हैं staff members पे या कुछ जो अच्छे work करते हैं तो chances रहते हैं promotion के लिए. and it reduce turnover and absenteeism. Sometime ये जो इन सर्विस एजुकेशन है वो जो टर्नओवर है वो रिड्यूस करता है और जो एब्सेंटिज्म है वो भी रिड्यूस कर देता है. एंड टू डिस्कवर पोटेंशियलिटीज टू अलर्ट पर्सनल इन वर्किंग एनवायरनमेंट. एंड टाइप ऑफ इन सर्विस एजुकेशन: सेंट्रलाइज्ड इन सर्विस ट्रेनिंग, डिसेंट्रलाइज्ड इन सर्विस education, combined in service approach. सो सेंट्रलाइज इन सर्विस ट्रेनिंग एक ऐसा इन सर्विस डिपार्टमेंट है जहाँ पे कि वन डिपार्टमेंट विल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द नॉलेज skills practice to the nursing staff. They will devote full time for in service activity. So means standardization का एक ये है कि एक अथॉरिटी होगी, मीन्स कि एक सेंटर होगा जहाँ से जितने भी डिपार्टमेंट है वो कनेक्ट रहेंगे और वो पर्टिकुलर जो सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होगा वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि जिससे कि वो हर एक डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर जो स्टाफ है उनको इम्प्रूव करेंगे वो नॉलेज स्किल्स और प्रैक्टिस को.
ये जनरली सेंट्रलाइज इन सर्विस ट्रेनिंग वाले जो हैं वो फुल्ली डिवोट रहते हैं इन सर्विस एक्टिविटीज़ को करने में. And decentralized in service education, this is planned for staff member who work together giving care for client with similar condition and share similar goals. यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि विथ इन द देयर पेयर ग्रुप जो स्टाफ मेंबर हैं वो अपने वर्क को साथ करते हैं और जो जैसे कि क्लाइंट केयर कर रहे हैं या कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे कि उनको सिमिलर गोल मिला है तो वो एक साथ कर सकते हैं. Combined in service education service approach, in this higher nursing authorities and all staff development occurs in proposed program of education. They plan, conduct, evaluate the program and further plan their program basing on the needs arises. ये जो इसमें जो कंबाइंड इन सर्विस अप्रोच है, यहाँ पे जो हायर नर्सिंग अथॉरिटी रहते हैं वो स्टाफ के साथ मिलके प्रोग्राम और एजुकेशन को पे काम करते हैं. और यहाँ पे एक कुछ जो जैसे अगर उन्हें कोई प्रोग्राम करना है या कुछ ऐसी नीड है जहाँ पे कि उनका जो गोल अचीव करना है तो वहाँ पे वो प्लान करते हैं एक साथ और उसको फिर कंडक्ट करते हैं. फिर लास्ट में इवेल्युएट करते हैं कि अगर कोई फर्दर प्लान बनाना है तो उसके लिए नीड क्या क्या होंगी. स्टेप in service education: pinpoint need, prioritize needs, set training objective and develop the criteria. So first is assessment, implementation and then evaluation. For assessment there must be assess the need, which is very important, to develop the objective and develop the criteria. And implementation, once the need is assessed then we have to check the condition, training which is ongoing, क्या ट्रेनिंग करनी है, कैसे मॉनिटर करना है, उस जो नीड है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. फिर एक बार जब इम्प्लीमेंटेशन कर दिया तो इवेल्युएशन में क्या करेंगे कि जो प्री टेस्ट ले सकते हैं पार्टिसिपेंट का, फिर पोस्ट टेस्ट ले सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या उस गोल पे. वो उससे पता चल जाएगा कि जो वो इन सर्विस एजुकेशन है वो बेनिफिशियल था और कितना था, जो एक रेशियो पता चल जाएगा. तो और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, फॉलो अप स्टडी कर सकते हैं, सो दैट they can evaluate in service education. Next, very important is continuing education. Continuing education is all learning activities that occur after an individual has completed his her basic education, the education which build on previous education. कंटिन्यू एजुकेशन तब होती है जहाँ पे कि एक पर्सन ने पूरा एजुकेशन, उसकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर ली होती है बट उसको और भी एक्टिविटीज सीखनी है आगे तक. जैसे बोलते हैं ना कि हमें टिल आवर डेथ हम सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो एजुकेशन भी ऐसा ही है, हमें हर दिन सीखना है, कंटिन्यू एजुकेशन. और जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखना है, दैट विल बेनिफिट्स us also, our professional also and our care also, because we all nurses are caregiver. Next is aim to continuous nursing education और continuing education to improve the professional practice. अगर education होगा तो इससे improvement आएगा professional practice पे, motivate रहेंगे staff एंड जो उनके लेटेस्ट नॉलेज है एंड कीप द नर्सेज विथ लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. और जो नर्सेज हैं वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंटल टेक्नोलॉजीज हैं उसमें भी नर्सेज रहेंगी एंड डेवलप इंटरेस्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा अमंग द नर्सिंग personals. Need for continuing education. Safe and effective nursing care. Meet the need of population. Develop the nurses by updating their knowledge and prepare them for specialization for career advancement. जो नीड आएगी कंटिन्यू एजुकेशन का तो ये होता है कि वो सेफ और इफेक्टिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं नर्सिंग प्रोफेशनल, और जो पॉपुलेशन की नीड है और क्लाइंट की नीड है उसको फुलफिल कर सकते हैं इफ दे हैव द नॉलेज और क्वालिटी. एंड देन इज ये अगर नर्सेज अपडेटेड रहेंगी तो वो एक स्पेशलाइज परफॉर्म कर सकते हैं क्वालिटी प्रोवाइड करने में, और ये इनके जो नर्सेज होती हैं उनके कैरियर में भी एडवांसमेंट होता है अगर कंटिन्यू नर्सिंग होगा, एजुकेशन होगा तो. नेक्स्ट इज प्लेइंग न्यू रोल्स. समटाइम एजुकेशन हम
बहुत सारी ऐसी स्किल्स आती हैं, डेवलपमेंटल प्रोग्राम आती हैं जहाँ पे कि हमारे न्यू रोल्स हो जाते हैं और ये एक्वायर करते हैं स्पेशल स्किल्स हमें प्रोवाइड करने में। एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ नर्सेज बिकॉज देयर मूवमेंट टू अब्रॉड, मोर हॉस्पिटल एंड ट्रेनिंग कॉलेज, मोर नॉलेजेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड। और बहुत सारी ऐसी होती है कंटिन्यू, आजकल के जो जनरेशन है वहाँ पे जो वर्क हैं, बहुत सारे नर्सेज हैं जो माइग्रेट करते हैं कि दूसरी कंट्रीज में वर्क करना है। तो जो क्वालिटी नर्सेज में होनी चाहिए वो तब होगी जब कंटिन्यूइंग एजुकेशन रखेंगे। मीन्स कि जो नॉर्मली किसी हॉस्पिटल या ट्रेनिंग सेंटर में भी काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी कॉम्पिटिटिव नर्स, knowledgeable, skillful nurses. Function of continuing education: to meet the health need and public expectation, to develop the practicing abilities of the nurses and to recognize gap in knowledge, to test abilities of participant to do formal academic studies, and to improve communication between the participant, faculty, community and health sector, to shape or support university educational policies and practices. तो कुछ ऐसे फंक्शंस आते हैं कंटिन्यू एजुकेशन के। तो फर्स्ट तो है कि हेल्थ के नीड को और जो पर्सन के एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि उनको क्वालिटी केयर मिले वो भी फुलफिल होते हैं। और जो एबिलिटी है प्रैक्टिसिंग की, वो प्रैक्टिसिंग की एबिलिटी डेवलप होती है नर्सेज में, और जो गैप है नॉलेज में वो भी फुलफिल होता है। और एक टेस्टिंग एबिलिटीज़ बन जाती है जहाँ पे कि फॉर्मल स्टैंडर्ड या एकेडमिक स्टडी पार्टिसिपेंट की वो इम्प्रूव होती है। एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है। एंड जो सपोर्ट है यूनिवर्सिटी का एजुकेशनल पॉलिसीज़ का, वो भी दिखता है कि हाँ ये एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, और वी कैन से कि जो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज कंटिन्यू एजुकेशन कर रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन भी इम्प्रूव होगा। और टू ग्रांट द बजट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टडी, समटाइम सम पॉलिसीज विच कैन फेवर द बजट which can expanded in the studies of any personnel in continue education, and to maintain academic standard. So academic standard भी maintain होता है because they are very educated employed, and to provide opportunity for educational growth, because continuing education में बहुत सारे ऐसे programs रहेंगे जहाँ पे कि और भी हम study कर सकते हैं। तो इसलिए कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और एजुकेशनल ग्रोथ को देखने में। Some functions of continuing education is to maintain the role as bedside nurses, to assume more supervisor, administrative to specialized, and to generalize practice. सो इसमें कुछ रोल भी मेंटेन हो जाते हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, और कुछ टाइम बहुत सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं और जनरल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो एक एजुकेशन के बेसिस पे भी रोल डिवाइड हो जाते हैं। एंड टू प्रोवाइड एंड प्रिपेयर फैकल्टी, और कंटिन्यू एजुकेशन से जो फैकल्टीज़ हैं उनमें भी एक डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है, ग्रोथ इम्प्रूव होता है। एंड टू प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन opportunities of high quality to nurses in both educational and service changes. So अभी जो हमारा सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग जो कंटिन्यू एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि अपॉर्चुनिटी मिलती है हाई क्वालिफाइड नर्स के दोनों रोल में, एजुकेशन हो चाहे वो सर्विसेज में चेंज हो। Training for a specific function. This is concerned with the developing expert technical or manual skills, communication, and help the personnel to perform their function effectively. कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस आते हैं जहाँ पे कि जो एम्प्लॉय है उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे कि आता है कि एक्सपर्ट टेक्निकल कैसे डेवलपमेंट करना है, मैनुअल स्किल्स कैसे सीखने हैं, कम्युनिकेशन कैसे करना है, और कुछ ऐसी फंक्शंस जो कि इफेक्टिवली परफॉर्म करना है। Objectives to help the nurse personnel to perform correct method and procedure with understanding. ये जो भी प्रोसीजर होते हैं नर्सिंग प्रोफेशन में, तो उसके लिए करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव नर्स होना बहुत ज़रूरी है।
एंड इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। सपोज अगर जो पर्सन है वो स्किलफुल है, उसने ट्रेनिंग्स किए हैं, तो वो एक क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। एंड प्रोसीजन टू स्किल नर्सेज एंड समटाइम जो स्किल्स नर्सेज हो सकती हैं, बिकॉज स्किल नर्सेज डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे कि स्किलफुल नर्स, एजुकेटेड नर्स वो काम कर सकते हैं। तो अगर दूसरे भी कॉम्पिटेंट नर्स हैं तो दे कैन कैरी फॉरवर्ड द एनी प्रोसीजर। Need for skill training to choose the specific field, good work to be recognized and reward, avenues of advancement and promotion, lessen the fear of making mistake। सो जो नीड आती है स्किल ट्रेनिंग की वो स्पेसिफिक फील्ड में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ गुड वर्क जो कि रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। एंड समटाइम वेंचर्स आते हैं जहाँ पे कि एडवांसमेंट आता है, प्रमोशन मिलता है, एंड यहाँ पे मिस्टेक्स का कम चांसेस रहते हैं, बिकॉज अगर स्किल है, ट्रेनिंग है, जो अवेयरनेस है, एजुकेशन है, तो मिस्टेक कम रहेगा। गाइडलाइंस फॉर स्किल ट्रेनिंग। Set the stage using equipment similar to that provided for the worker in the work situation। इसके लिए एक स्टेज और इक्विपमेंट सेम प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि वर्क स्टेशन में, जैसे कि हॉस्पिटल में जितने भी है, सपोज वेंटिलेटर है, और हम कह सकते हैं जैसे ऑक्सीजन थेरेपी के लिए है, और ऑक्सीजन मास्क हैं, और मॉनिटर्स हैं। तो ऐसे ही एक हम आर्टिफिशियल स्किल लैब बनाएंगे जहाँ पे कि सेम प्रोसीजर को हम कर सकते हैं। पहले स्किल लैब में कर सकते हैं, फिर हम कॉन्फिडेंट है तो फिर उसके बाद क्लिनिकल में कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे प्रोसीजर भी होते हैं, जैसे कि IM कैसे लगाएं, कैनुला कैसे लगाएं, कैथेटराइजेशन कैसे करें, और भी फिर एडवांस प्रोग्राम जो एक्टिविटीज़ आती हैं उसमें CPR कैसे है, ELS BLS आते हैं। और नेक्स्ट इज क्रिएट अ वर्कर अ लर्निंग एटीट्यूड। इससे जो वर्कर्स होते हैं उनमें भी लर्निंग एटीट्यूड आता है। एंड गिव रीजन वाई द प्रोसीजर्स इज कैरीड आउट इन दिस वे इन दिस एजेंसी। और इससे एक रीज़न मिलता है कि जो प्रोसीजर्स कैसे कैरीड आउट हुए किसी भी एजेंसी में। एंड ब्रेक द एक्टिविटी इन लॉजिकल स्टेप नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसीजर, डेमोन्स्ट्रेट स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि स्किल ट्रेनिंग में जितने भी प्रोसीजर्स होंगे उसमें जो एक स्टेप आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्टेप आते रहते हैं, कैरी फॉरवर्ड रहते हैं, उसकी चेकलिस्ट भी होती है जिससे कि कोई भी पर्सन है वो एक्टिविटी कर सके। ट्रेनिंग फॉर स्किल ट्रेनिंग गाइडलाइंस, some guidelines for skill training, and make certain that द पर्सन लर्न बाय रिक्वायरिंग रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन। और जब भी स्किल ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें डेमोन्स्ट्रेशन तो देते हैं, उसके बाद जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, सो दैट दे मे बी क्लियर कि हाँ उनको सब समझ में आ गया है, दे नो अबाउट हाउ टू डील विद दैट पर्टिकुलर स्किल। एंड प्रोवाइड रिटर्न आउटलाइन फॉर रेफरेंस। और कुछ उसमें रेफरेंसेस होते हैं जहाँ पे कि रिटर्न फॉर्म में उसको लिखा जाता है, और फॉलोअप के लिए भी उसको अरेंज किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू ANA। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Organization and administration, the nursing service department and the nursing staff development unit philosophy, purpose and goal address the staff development need of nursing personnel। सो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्टर
जब स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि नर्सिंग सर्विसेज में जहाँ पे कि जो डिपार्टमेंट है और नर्सिंग स्टाफ है वो फिलॉसफी, पर्पस, गोल होना चाहिए। सबसे पहले तो जो नीड है कि किस में हमें स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है, और या फिर जो स्टाफ में लगता है कि उनको उससे नॉलेज मिलेगी, परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, तो वो पर्टिकुलर गोल हम सेट करते हैं। सेकेंड, human resources, qualified administrative, educational and support personnel are required to meet the learning and developmental need by nursing services personnel। जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम क्वालिफाइड एजुकेशनल पर्सनल को एक जो नीड है उसको अवेयर करवाते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, बिकॉज दे कैन डेवलप्ड easily a learning environment। Next is learner. Nursing staff develop educators, assist nursing personnel in identifying their learning needs and planning learning activities to meet those needs। इसमें फिर learning बहुत important है कि जिससे कि learning activity develop होती है personnel पे और वो उस activities को meet कर सकते हैं, because they can identify the need and they can plan for learning that particular activity or need। Next is program planning. Provide the unit systematically plan and evaluate the overall nursing staff development program in response to healthcare need। और इसके बाद प्रोवाइड कर सकते हैं सिस्टमिक प्लान और इवेलुएट कर सकते हैं जितना भी ओवरऑल स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जिससे कि जो हेल्थ केयर नीड है उसको और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Next is educational design. Educational offering and learning experience are designed through the use of educational process and incorporate adult education and learning principle। एजुकेशनल डिज़ाइन बेस होना चाहिए जो एजुकेशनल प्रोसेस है, और एडल्ट एजुकेशन पे और जो लर्निंग प्रिंसिपल है उस पर बेसिस होना चाहिए, सो दैट दे कैन गेट द अवेयरनेस ईजिली। एंड नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड 6, मटेरियल रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। Material resources and facilities are adequate to achieve the goal and implementation the function of the overall nursing staff developmental unit। इसके बाद जो मटेरियल सोर्सेस होने चाहिए वो इम्पॉर्टेंट हैं जिससे कि गोल इजली डेवलपमेंट हो सके, इम्प्लीमेंट हो सके जितने भी नर्सिंग स्टाफ डेवलपमेंट है यूनिट है उनकी। Next, the seventh standard is record and reports. The nursing staff development unit established and maintain record keeping and report system। जब पूरा एक स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्टैंडर्ड मेंटेन जो नीड फॉलो कर रहे हैं, फिर एक्सपर्ट बुला रहे हैं और फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है वो भी स्टाफ डेवलपमेंट में मेन स्टैंडर्ड फॉलो करता है, तो कीप ऑल द रिकॉर्ड्स। And then is eighth, evaluation. Evaluation is an integral ongoing systematic process which include measuring the impact on the learning. So it is very important so that we can know about the feedback, what is the impact of that particular learning on that particular topic, so everyone can aware। Consultation. Nursing staff development educators use the consultation process to facilitate and enhance achievement of individual departmental and organizational goals। So इससे जो consultation आता है कि जो educators होते हैं nursing developmental department के, तो वो enhance कर सकते हैं किसी भी individual के अचीवमेंट को, या डिपार्टमेंटल है या ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जिससे कि वो कंसल्ट करके और भी उसमें इन्हेंसमेंट या और ग्रोथ ला सकते हैं। Then climate. Nursing staff development in educator foster a climate which promote open communication, learning and professional growth। एक ऐसा environment provide कराना जहाँ पे कि एक open communication हो सके, learning environment बन सके, तो जिससे कि professional growth तो होगा ही होगा। तो इसलिए ये जो एजुकेटर्स होते हैं उनका एक मेन मोटिव ये भी रहता है कि लर्निंग इन्वायरमेंट दे सकें फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्टाफ। Next is the 11th, systemic inquiring.
In nursing staff development, educator encourage systemic inquiry and application of the result into nursing practices. और एक systemic inquiry होना चाहिए जिससे कि पता चल सके what are the result of that particular nursing practices which are ongoing on the staff development program. Some potential difficulties in staff development programs and training activities. कुछ पोटेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं जहाँ पे कि स्टाफ डेवलपमेंट और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो एक तो लैक ऑफ टाइम, अगर स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना है तो उसके लिए टाइम एडिक्वेट चाहिए। तो सम टाइम हो सकता है कि टाइम एडिक्वेट ना मिले, inadequate resource at disposal. Sometime there may be inadequate resources and underfunded training budget. स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग्स में बजट लगता है और अगर अंडर फंड है ट्रेनिंग प्रोग्राम तो वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। एंड कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटी समटाइम्स एंड लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट व्हाट शुड बी डन। तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं तो किस पे कर रहे हैं, क्या नीड है उनकी क्लियर होना चाहिए। बट समटाइम फेलियर टू आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट द नीड, कभी कभी भूल फेल हो जाते हैं कि जो नीड है उसको फाइंड आउट करने में। एंड शॉर्ट फॉल इन ट्रेनिंग स्किल और एक्सपीरियंस एंड फेयर दैट ट्रेन्ड एम्प्लॉय विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन और विल बी approached by the competitor. Sometimes there must be fear in the employees and sometimes they can leave their organization for their approached by the competitors. Some role of administrator in staff development program. A staff nurse is selected as a preceptor to assist a new nurse in the unit based on their skill and competence. The role of preceptor are as an orient person, as a teacher, as a resource person, counselor and a role model or evaluator. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर का ये रोल क्या आता है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, तो सबसे पहले तो उसको जो स्टाफ नर्स आए हैं जो न्यू रिक्रूटेड हुए हैं किसी भी यूनिट में आते हैं तो उसको एज अ परसीव करना है उनमें कि उनमें क्या स्किल और कॉम्पिटेंसी है। तो उसके कुछ रोल्स आते हैं, जो प्रेसिपिटेटर है जो है हम कह सकते हैं जो थोड़ा हायर अथॉरिटी में या एडमिनिस्ट्रेटर है, लीडर है, तो वो उसको देखना है कि ओरिएंट पर्सन और ओरिएंटेड रहना है उसको क्या हो रहा है यूनिट में, और उसको एज ए टीचर भी वो रोल फॉलो कर सकता है, रिसोर्स पर्सन काउंसलर भी वो रोल अपने कर सकता है और एज अ रोल मॉडल इवेल्युएटर भी बन सकता है। मेथड ऑफ डिलीवरिंग स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ ऐसे मेथड्स आते हैं जहाँ पे कि स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम डिलीवर किया जाता है। तो रीज़न टू पार्टिसिपेट इन स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो कुछ रीज़न है जहाँ पे कि क्यों ऐसा है कि स्टाफ को जो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ लर्नर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सीखने की इच्छा होती है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्प्रेडिंग नॉलेज, जो किसी को नॉलेज है वो दूसरों को भी स्प्रेड कर सकता है। एम्प्लॉय वांट टू लर्न, समटाइम एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटिव रहना है, अपडेटेड रहना है, तो दे बाय देयर ओन दे वांट टू लर्न। राइट कैंडिडेट वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। अगर जो राइट कैंडिडेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो पर्टिकुलरली वो फोकस करेगा कि उसको ग्रोथ होना है और प्रॉपर एजुकेशन से उसका कॉन्फिडेंस बनेगा, क्रेडिबिलिटी और उसकी जो इफ़िशियंसी है वो इम्प्रूव होगी एंड प्रोवाइड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड लीड कैप करंट। स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल के अकॉर्डिंग असेसिंग कॉम्पिटेंसी, असेस करनी है कॉम्पिटेंसी, फिर मेंटेन करना है उस कॉम्पिटेंसी को और डेवलप करते रहता है कॉम्पिटेंसी को। Assessing competency. A competency is assessment focused on how well an employee is performing the required job skill in relation to specific performance standard. Assessing competency का मतलब ये है कि जो यहाँ पे कि फोकस करा जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है
पर्टिकुलर जॉब उसकी स्किल्स क्या क्या है, उसको किसी भी वो कोई भी काम कर रहा है या कोई भी उसको प्रोसीजर दिया जा रहा है और उसकी स्किल्स क्या है उसको असेस कर रहे हैं, तो वो आता है असेसिंग कॉम्पिटेंसी। देन बेनिफिट्स ऑफ असेसिंग कॉम्पिटेंसी असेसमेंट: provide performance assessment tool, provide ongoing coaching, acknowledge satisfactory performance, target performance deficit, highlight skills, benchmark employee performance across organization norms. मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर कॉम्पिटेंसी: इसमें स्किल चेकलिस्ट आती है, चेकलिस्ट से हम मेजर कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं एम्प्लॉयज़ में। ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी असेसमेंट जो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड आते हैं, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। स्किल गैप एनालिसिस कर सकते हैं स्टाफ में, और कॉम्पिटेंसी असेसमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो डन। Next is maintaining competency. Appropriate training should be provided so that staff remain competent. Adequate training provide किया जाएगा तो फिर staff जो होगा वो competent रहेगा हमेशा. And to ensure the appropriateness, the training effectiveness need to be monitored and assessed regularly to ensure meet the objective. और इसमें appropriate training दिए जानी चाहिए जिससे कि जो need है वो monitor कर सके और assess कर सके regularly. Developing competencies: ensure that your people demonstrate sufficient expertise, recruit and select new staff more effectively, evaluate performance more effectively, identify skill and competency more efficiently, and more customized training and professional development plan sufficiently for succession. The RPTIM मॉडल, इसके अकॉर्डिंग ये जो मॉडल है स्टाफ डेवलपमेंट का वो रिसर्च बेस्ड मॉडल है जो क्रिएट किया था वुड, थॉमसन एंड रूसेल ने 1981 में. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल फॉर इफेक्टिव स्टाफ डेवलपमेंट. ये बहुत ही ओवरऑल ये डेवलपमेंट आता है जब हम स्टाफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये मॉडल आते हैं जहाँ पे कि रेडीनेस, प्लानिंग, ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस रहते हैं. सो इसके कुछ फेजेस हैं, जैसे फेज 1 है रेडीनेस, फेज सेकेंड है प्लानिंग, फेज थर्ड है ट्रेनिंग, फेज फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ है मेंटेनेंस. डेनिस स्पार्क्स मॉडल. Dr. Dennis Spark, Executive Director of National Staff Development Council, identify 5 professional development model for the teachers. Dennis Spark द्वारा जो डायरेक्टर भी थे नेशनल स्टाफ डेवलपमेंट काउंसिल के, उनके 5 प्रोफेशनल डेवलपमेंटल मॉडल्स दिए गए. इसमें जो कि इंडिविजुअली गाइडेड डेवलपमेंट मॉडल, एक तो इंडिविजुअली गाइडेड डेवलपमेंट मॉडल दिया गया, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट मॉडल, और उसके बाद इन्वॉल्वमेंट मॉडल, ट्रेनिंग मॉडल एंड इंक्वायरी मॉडल. डेनिस स्पार्क मॉडल जैसे इंडिविजुअली गाइडेड मॉडल, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट मॉडल, इन्वॉल्वमेंट कैसे रहना है, ट्रेनिंग कैसे दी जानी है, इंक्वायरी कैसे करनी है, तो ये इसके अंदर थे जो 5 कॉन्सेप्ट थे. So next is conclusion. Staff development program include orientation, internship, service courses, conference, seminar, journal clubs, program learning and independent study. Professional growth and development fostered by the educational program improve the staff member chance of promotion. So staff development program एक include करते हैं orientation को, इंटेंसिव को, और इन सर्विस एजुकेशन को या कोर्सेज को, कॉन्फ्रेंस को, और जितने भी सेमिनार्स होते हैं, जनरल क्लब्स होने चाहिए. जो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि लर्निंग इम्प्रूव होगी और एक इंडिपेंडेंट स्टडी किसी भी एम्प्लॉय की वो इम्प्रूव रहेगी, सो दैट देयर डेवलपमेंट इन प्रोफेशनल ग्रोथ
और ये जो प्रोफेशनल ग्रोथ होते हैं वो डेवलपमेंट भी होते हैं, पॉस्चर्स भी होते हैं और बेनिफिट मिलता है, प्रमोशंस मिलते हैं। जब एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्रूव होंगे हर एक स्टाफ मेंबर को चांस मिलेगा। सो दिस इज स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये ध्यान रखना है कि एक स्टाफ जो वर्क कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका थ्रू आउट उसका एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, वो एक स्टाफ डेवलपमेंट में स्ट्रेटजी या नीड होनी चाहिए कि क्या स्टाफ को नीड है, सो दैट दे कैन बी मोर क्वालिफाइड और नॉलेजेबल, स्किलफुल. So this is all about staff development program. Thank for watching. Just like, share and subscribe this channel for the more videos.